Welcome to all in this new session. Today we shall discuss chapter 2 biological classification. आज हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में रखते हैं, उसके कैरेक्टर्स के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर जो है हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी सजीव को किसी एक जो है समूह में रखते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण। जब हम जीवित या सजीव के बारे में इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम जो है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर जैविक वर्गीकरण कहते हैं। तो यह प्रक्रिया आपको किसी भी जीव को या सजीव को एक निश्चित ग्रुप में रखने की प्रक्रिया है और किस आधार पर, उसके जो है महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर। तो उसके आधार पर इसको जो है कि हम रखने का प्रयास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि बहुत प्रकार के जो जीव हैं आपके ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनको स्टडी करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम उसको जो है अलग अलग समूहों में या श्रेणियों में रखें। तो इस प्रकार से वर्गीकरण जो होता है स्टडी करने के लिए, उसके बारे में, सजीव के बारे में जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अब हम बुक्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो उसमें फैक्ट दिए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन यू कैन सी सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे आपकी सभ्यता की प्रक्रिया आई आगे, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कई सारे प्रयास जो है किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो इसको आप इसमें देखेंगे, कहता इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया। इसको जो है सामान्य रूप से जो गुण थे, आपके व्यक्ति की समझ थी, उसके आधार पर जो है कि बिना किसी पैमाने के ही किया गया। और ये जो था दैट वर साइंटिफिक, ये जो है कि साइंटिफिक तरीका एक था, यानी वैज्ञानिक तरीका था जिसमें कि इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा था शुरुआत में। लेकिन वह पूर्ण रूप से यह जो है कि इस तरह का वैज्ञानिक तरीका नहीं था जिसमें कि आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो क्लासिफिकेशन था वह पूर्व के जो लोग थे, जब सभ्यता शुरू हुई थी, तो उसमें वह अपने लाभ के आधार पर, अपनी जो है कि बेनिफिट के आधार पर चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे थे या वर्गीकृत कर रहे थे। तो यह जो है कि समान रूप से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीका नहीं था, क्योंकि इसमें एक वर्ड जोड़ा गया है कि ये जो था क्राइटेरिया नॉट साइंटिफिक, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीका जो था ये नहीं था। ये इस आधार पर था कि किस प्रकार से ये जो जीव हैं या जो चीज़ें हैं उनके लिए बेनिफिटेड हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि जैसे फूड, भोजन के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए। जैसे पौधों का रेशे प्राप्त हो रहे हैं तो क्लोथिंग के लिए है, पौधों से आप कोई चीज़ बना रहे हैं रहने के लिए तो शेल्टर के रूप में, पौधों से कोई खाद्य सामग्री प्राप्त हो रही है तो फूड के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके अपनाए गए थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट, एरिस्टोटल जो अरस्तु पहले थे, अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने पहली बार एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक आधार पर जो है एक वर्गीकरण दिया था। उन्होंने यूज क्या किया, ही यूज सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी आकार की जो कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो बाहर से आप कैरेक्टर किसी जीव में देख सकते हैं, वह जो है ऐसे लक्षणों का उन्होंने उपयोग किया था। जैसे उदाहरण में जैसे ले लीजिए, कोई पौधा है तो उसमें पत्ती देख पा रहे हैं, किसी में पत्ती नहीं है, या किसी में फ्लावर पुष्प बन रहा है, किसी में पुष्प नहीं बन रहा है, फ्लावर बन रहा है। इस आधार पर ऐसे करके उसको देखा गया था। और या फिर ऐसे कि उनकी हाइट देख ली गई, कुछ ऐसे हैं जो कि कुल जमीन पर ही ग्रो कर रहे हैं, कुछ उनसे थोड़े बड़े हैं और कुछ बहुत बड़े हैं।
उनके आकार पर। फिर देखा गया इनमें जो है कुछ बहुत ही नरम जो हैं तने वाले हैं, सॉफ्ट स्टेम वाले हैं, कुछ थोड़े से हार्ड स्टेम वाले हैं, कुछ बहुत हार्ड स्टेम वाले हैं। इस आधार पर कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में जो है डिवाइड किया था। आप देखेंगे, क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। हर्ब शाख होते हैं, श्रब्स झाड़ी, और ट्रीज आपके पेड़। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ सिंपल कैरेक्टर्स को लेकर इन्होंने इसको विभाजित किया था। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स, उन्होंने प्राणियों को भी विभाजित किया था 2 ग्रुप्स में। ऐसे कैसे? विच हैज रेड ब्लड सेल, तो जिसमें लाल रक्त था उसको लिया, और एंड दोज डेड डिड नॉट, और जिसमें लाल रक्त नहीं था। तो एक तरह का ये पहला प्रयास था वैज्ञानिक, जिसके द्वारा जो है कि जीवों को जो है वर्गीकृत करने का प्रयास अरिस्टोटल द्वारा पहली बार किया गया था। अब हम थोड़ा और समझेंगे कि ये जो जैविक वर्गीकरण है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, जिनको हम या किए गए थे पूर्व में, तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे इसमें पहला एक नाम आता है, जैसे एक पहला नाम आता है आपके टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब टाइप्स की बात करते हैं, अबाउट द टाइप्स यानी प्रकार। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बताऊंगा मैं आराम से। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो टाइप्स क्या होगा इसको, इसमें जैसे पहला एक नाम लेते हैं समझने के लिए, ताकि आपको जानकारी स्पष्ट रहे। नाम लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल 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 once more, 1 minute। तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन कैसा था, इसको समझेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये ऐसा क्लासिफिकेशन था जो कि सबसे शुरुआत में लाया गया था, स्टार्टिंग में, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो पूर्व में मनुष्यों ने शुरू किया था। तो इस क्लासिफिकेशन में जो प्लांट्स जैसे थे, एग्जाम्पल मिले, प्लांट्स को इस तरीके से उनको वर्गीकृत किया गया था उनके आर्थिक महत्व के आधार पर, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर। इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जैसे जैसे मान लो पहले के जो मनुष्य थे उनको खाना बनाने के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती थी, ऑयल हो गया। फाइबर, कपड़े बनाने हो या अन्य कोई वस्तु बनानी हो, रस्सी बनानी हो, फाइबर की जरूरत पड़ती थी। इस प्रकार से उनको औषधि की जरूरत पड़ती थी, जैसे मेडिसिनल हो गए, मेडिसिनल प्लांट हो गए आपके। किसी प्रकार से आपकी जो बनाने के लिए आपको फूड के आइटम यानी अनाज, सीरियल्स जो थे, तो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट किया गया, और इनके आधार पर जो है इस तरह के क्लासिफिकेशन जो पहली बार मनुष्यों ने किया था, शुरुआत तो क्लासिफिकेशन वो आपका प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था, और ऐसी चीज़ों के आधार पर वैज्ञानिक प्लांट को किया गया था। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल जो आप घरों में देखते हैं आज भी यूज होता है, जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, टर्मेरिक हल्दी आपका है। इसके अलावा जैसे आपके और भी जैसे नाम है, जैसे मेडिसिनल प्लांट में है आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आप जानते हैं, सफेदा जिसे कुछ लोग गाँव में भाषा में बोलते हैं, यूकेलिप्टस है। तो इस तरीके से ऐसे ये हो गया है, रेशे वाले हो गए तो जूट हो गया, ठीक है, जूट आपका जूट हो गया, और कॉटन हो गया, है ना, रुई जिसे बोलते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को जो है कि यूज किया गया इस प्रक्रिया। तो ये आपका जो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन था वो आपका कहलाया आपका प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इसको एक और भी नाम देते हैं, कभी कभी इसको हम बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक आधार पर डेवलप किया गया क्लासिफिकेशन था। दूसरा आपका लिया गया, दूसरा एक नाम लिया गया सेकंड वाला, इसको कहा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल आप जानते हैं कि कृत्रिम टाइप का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में खास बात क्या थी, इसमें जो है 1 और 2, ज्यादा नहीं, 1 या 2 ऐसे ही केवल आपके लक्षण लिए गए थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए गए थे, ऐसे लक्षण लिए गए थे।
और सारे के लक्षण नहीं लिए गए थे, एक या दो लक्षणों के आधार पर जो है इस तरह क्लासिफिकेशन लिया जाता था। सजीवों के एक या दो ऐसे लक्षण जो है ले लिए गए जिसके आधार पर जो है उनको जो है कि अलग अलग समूहों में रखा गया। और ये जो क्लासिफिकेशन था इसको दिया गया था एक साइंटिस्ट द्वारा जिसका आप नाम पहले पढ़ चुके हैं, लीनियस। लीनियस है ना, कैरोलस लीनियस को बोलते हैं, कैरोलस लीनियस। इन्होंने उसका नाम जो है दिया था कैरोलस लीनियस सर ने। तो कैरोलस लीनियस ने जो है जो पहला सिस्टम दिया था ये आपका क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और इसके आधार पर इन्होंने जो है कि प्लांट्स और एनिमल्स को जो है कि दो स्पेशल ग्रुप में डिवाइड भी किया था। प्लांट्स और एनिमल्स को, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं यानी जितने सजीव होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, सजीव, सजीव या फिर आपके लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स होते हैं इनको जो है इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड भी कर दिया था, दो ग्रुपों में। और बड़े बड़े दो ग्रुप थे जिनको संघ भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं किंगडम। संघ बोलते हैं हिंदी में संघ, और इंग्लिश बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, किंगडम, किंगडम। तो एक का तो नाम रखा इन्होंने प्लांटेई, एक का नाम रखा प्लांटेई, प्लांटेई रखा एक का नाम, और दूसरे का नाम रखा इन्होंने एनिमेलिया। प्लांटेई किससे जुड़ा हुआ था, प्लांटेई जुड़ा हुआ था आपके पौधों से, और ये वाला जुड़ा था प्राणीय जंतुओं से जुड़ा हुआ था। तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन्होंने जैसे प्लांट को क्लासिफाई किया, जब प्लांट को क्लासिफाई किया तो इन्होंने जो है कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे एक कैरेक्टर मान लो लिया उन्होंने स्टैमन, एक कैरेक्टर एक ही लक्षण लिया स्टैमन। स्टैमन आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है, ये फ्लावर में पाया जाता है, पुष्प में पाया जाता है, और ये जो है नर भाग होता है। कौन सा, नर भाग, यानी मेल पार्ट होता है, नर नर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेल पार्ट। तो मेल पार्ट एक फ्लावर में होता है, किसमें होता है, फ्लावर में यानी पुष्प में, पुष्प में होता है। इसके आधार पर इन्होंने किया, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक अगर किसी पुष्प में सिर्फ एक ही स्टेमन प्रेजेंट है तो उसके आधार पर नाम दे दिया इसका मोनेंड्रिया, मोनेंड्रिया ऐसे नाम दे दिया। दो हैं तो डाइनेंड्रिया कर दिया, डाइमिस्टू डाइनेंड्रिया। और ये एंड्रिया वर्ड आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है कि स्टेमन के समूह को बोलते हैं एंड्रोसियम। आपने नाम सुना होगा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो जो एंड्रोसियम होता है इसके आधार पर इसका जो है नाम यहाँ पर एंड्रिया जोड़ा गया। तो मोनेंड्रिया, डाइनेंड्रिया, इसी प्रकार से ट्राइनेंड्रिया, टेट्रेंड्रिया, ऐसे नाम देकर इसको जो है क्लासिफाई या उनको वर्गीकृत करने का कार्य जो है कैरलस लीनियस द्वारा जो है किया गया। तो यानी कि इसमें जो है मुख्य रूप से शेप दिखा गया कि कैसा जो है इसमें शेप है। तो ये भी खास इसमें बात रखी गई। इसके अलावा जो है कि लीनियस ने एक वर्क और किया था, ये भी देखा कि ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें फ्लावर पाया जाता है। तो जिनमें फ्लावर पाया जाता है उनको एक अलग समूह का नाम दिया, जैसे उसको कहा गया फेनरोगैम्स, इसको कहा गया फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स। ये वाले कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें पुष्प उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे इसमें आपके जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं, जिसमें बोलते हैं आपके आवृत बीजी पौधे जो होते हैं वो वाले आपके इसमें आते हैं। और दूसरी एक कैटेगरी रखी गई जिसमें कि ऐसे पुष्प नहीं बनते हैं, जैसे आप उसमें जानते हैं शैवाल होता है, कवक होता है, ठीक है, और आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं, और आपकी जो है टेडोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे जो ग्रुप थे जिसमें ऐसे फ्लावर नहीं बनते उनको एक अलग नाम दिया गया क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। तो ये कार्य भी लिनियस जी द्वारा किया गया था। तो इसमें फेनरोग्राम्स और क्रिप्टोगैम्स की भी बात साथ साथ कही गई थी। थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में समझते हैं। एक और क्लासिफिकेशन दिया गया था, तीसरा वाला, एक और था आपका तीसरा क्लासिफिकेशन, और ये आपका था कौन सा, ये आपका था नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल वाला किया गया, नेचुरल मतलब प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक। यानी अब इसमें खास बात क्या थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए थे उसमें कैरेक्टर्स बहुत कम लिए गए थे,
नेचुरल वाले में क्या था कि बहुत अधिक से अधिक यानी मोर नंबर, अधिक ज़्यादा मोर नंबर में आपके उनके जो है कि लक्षण लिए गए थे, यानी जो लक्षण पाए जाते हैं जीवों में अधिक से अधिक संख्या में लक्षण जो है लिए गए। जैसे हमारे किसी पौधे में करना है, पौधे में उसके जो है तने के बारे में लक्षण, स्टेम का, रूट जड़ का, लीव्स पत्तियों का, फ्लावर्स, ऐसे सभी कैरेक्टर्स का उसमें साथ साथ ही लिया गया। और ये और जब ज़्यादा लक्षण लिए गए तो ये क्लासिफिकेशन जो था ये काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन था, जिसको हम अब तक के जाने जाने वाले में सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी सबसे उचित प्रकार का ये वर्गीकरण होता है। इसमें किया ये किस आधार पर बनाया गया था, जैविक वर्गीकरण किया गया था। इसमें जो है लक्षणों को, जितने प्राकृतिक लक्षण मिलते हैं उन लक्षणों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर ये तैयार किया गया था। यानी कि इसमें सिमिलरिटी ली गई थी, सिमिलरिटी को रखा गया था, और डिससिमिलरिटीज को लिया गया था, डिससिमिलरिटीज। तो डिससिमिलरिटीज को भी लिया गया, तो यानी असमानताओं। तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर ऐसे जो है ये इस जो है कि क्लासिफिकेशन का, इसमें बहुत सारे लक्षण लिए गए। पत्तियों के बारे में लिया गया, पुष्प के बारे में लिया गया, जड़ों के बारे में लिया गया। जैसे कि उदाहरण के लिए थोड़ा छोटा समझते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा पौधा है जिसमें कि जड़ें बहुत मोटी और गहराई तक जाती हैं, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़, इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। और मान लो उसमें और दूसरे से पौधे हैं जिसमें कि जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, तो उस तरह की जो होती हैं आपकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं, तो उनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के ऐसे कौन से लक्षण थे जो कि समान प्रकार के थे या असमान प्रकार के थे, उसके आधार पर जो है कि पौधों को अलग अलग ऐसे ग्रुपों में विभाजित किया गया था। तो ये इस तरह का जो वर्गीकरण तैयार किया गया, इसको कहा गया प्राकृतिक वर्गीकरण, यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें भी नेचुरल क्लासिफिकेशन में भी दो तरह का होता है। एक तरह से अगर देखा जाए समझने के लिए, तो एक इसमें कैसा होता है कि दो प्रकार के इसमें भी होता है, टू टाइप्स का देखते हैं। एक होता है जिसमें कि हम जो है कि उद्विकास की बात करते हैं। उद्विकास उद्विकास को आप समझते होंगे, इसको क्या बोलते हैं। विकास जो होता है आपका, ये कहता है कि किस प्रकार से नए नए पुराने पौधों से नए पौधों का विकास हुआ है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं उद्विकास। तो ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें कि उद्विकास के लक्षणों को भी लिया गया था, और इसमें जो है कि नहीं, जिसमें उद्विकास नहीं हुआ है, ऐसे भी लक्षणों को साथ साथ लिया गया था। इस तरह से दो तरह का भी हो जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। यानी एक तो ऐसा जिसमें कि हम उद्विकास वाले लक्षणों को रखते हैं, और दूसरा जो है जिसमें कि हम उद्विकास वाले लक्षणों को नहीं रखते हैं। तो ये कुछ सामान्य चर्चा थी जैविक वर्गीकरण के बारे में। अब हम थोड़ा सा बुक के माध्यम से इसको और स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखेंगे आप इसमें ध्यान से, लीनियस टाइम में कहता है टू किंगडम सिस्टम, यानी दो संघ वाला एक सिस्टम, एक तंत्र जो है किसका, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का एक तंत्र जो है दिया गया था लीनियस द्वारा। उसके दो नाम थे, प्लांटेई और एनिमेलिया किंगडम। यानी एक प्लांटेई था, पादप वाला जो है संघ था, और एक एनिमेलिया, एक जो है जंतुओं का संघ था। इन्होंने इसको इस आधार पे किया था, किसको लेकर, प्लांट और एनिमल्स के आधार पर। तो एनिमल वाले को किस में रखा, एनिमेलिया में, और प्लांट वाले को रखा प्लांटेई में, यानी पौधों को प्लांटेई में रखा और जंतुओं को, प्राणियों को एनिमल में रखा। कहता है इस सिस्टम वजह से क्या आसानी क्या हुई कि प्लांट और एनिमल दोनों को अलग अलग संघों में रखा गया। इससे हमको आसानी हुई कि ये जो है पादप संघ का है, और ये जो है जीव जो है प्राणी संघ का है। लेकिन जब इसमें और चीजें स्टडी की गई और अध्ययन इसमें किया गया, तो फिर ये देखा गया कि जो ये दिया गया था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी कि ये दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, यह जो है विभेद नहीं करता था किसके बीच में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का जब टर्म आता है, तो इसको आपको जानना चाहिए कि यूकैरियोट कौन से होते हैं, ऐसे जीव जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें कि केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है, यानी पूर्ण रूप से बना होता है, उसमें पाया जाता है, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और ऐसे जीव जिनमें कि केंद्रक जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता या लेस डेवलप होता है, उसमें जो है कि जो
केंद्रक की जो झिल्ली होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, वह जो है कि इसमें नहीं पाई जाती। तो इसके बारे में, इस क्लासिफिकेशन में ऐसे जीवों के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यूनिसेलुलर यानी एक कोष की, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोष की। तो एक कोष की और बहुकोष की जीवों के बारे में भी इस क्लासिफिकेशन में, इस वर्गीकरण में सही तरीके से बताया नहीं गया। बहुत सारे जीव जो होते हैं एक कोशिका के बने होते हैं, बहुत सारे जीव बहुकोशिका के बने होते हैं। जैसे एक कोशिका का है अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बताया गया कि ये प्लांट में रहेगा कि एनिमेलिया में रहेगा। ऐसे मल्टी सेलुलर बहुत सारे जो कोशिका बने जीव होते हैं, वह जो कि मल्टी सेलुलर है कि ये जो है कि बहुकोशिका बने हैं कि एक कोशिका बने हैं, इसके बारे में कोई इसमें चर्चा नहीं की गई थी। इसी प्रकार से आगे फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले, जैसे ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई, कवक, ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में भी चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि इससे ये पता नहीं लग रहा था कि ऐसे जीवों को हम जो है, जैसे आपका फंजाई है, इसको किस में रखा जाए, है एनिमेलिया में रखा जाए, प्लांटेई में रखा जाए। तो इनके बारे में भी कोई व्यापक चर्चा इस क्लासिफिकेशन में, यानी जो दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लीनियस द्वारा दिया गया था, इसमें कोई व्यापक चर्चा नहीं की गई थी। कहता क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एनिमल्स वाज इजीली डन। इसमें आसानी से कर दिया गया था कि ये प्लांट में रहेगा और ये एनिमल कैटेगरी में रहेगा, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी समझने के लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या थी कि बहुत ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू द इन दिस इधर कैटेगरी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि इस कैटेगरी के अंदर आ नहीं सकते थे, है ना। ये नहीं पता था कि इस किस कैटेगरी में रखे जाएंगे। इस प्रकार से जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, ये बहुत लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहा, इनएडिक्वेट, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं रहा। तो इस तरीके से ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई। तो फिर इसमें और अध्ययन बढ़ता गया, और अध्ययन बढ़ता गया। तो इसमें जो है कि जब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी होता है, अधिक से अधिक लक्षणों को जब की जरूरत हुई, इसको समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, कि हम और भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और भी लक्षणों को देखें। कौन से लक्षण देखें? जिससे हमने अभी पहले चर्चा की आपसे, कि जैसे आपकी इसमें ही उसकी सेल कैसी है, एक कोष की है, बहुकोष की है, वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, वो फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ऐसे लक्षणों को भी क्या हुआ कि ये कहा गया कि इन ऐसे लक्षणों का भी उपयोग किया जाए जैविक वर्गीकरण की प्रक्रिया में। तो यानी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी, जैसे सेल की स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना कैसी है, नेचर ऑफ वॉल, सेल की जो जो यानी कोशिका की जो भित्ति है उसकी प्रकृति कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका क्या है, हैबिटेट, किन जगहों में, आवास स्थान में ये पाए जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्या तरीके हैं, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि उनके जो है कि पूरे की जो है विकास की जो समानताएं हैं या उनका जो संबंध है वह किस प्रकार से है, इसके बारे में भी वर्णन किया जाना चाहिए था। तो यानी कि इन लक्षणों को जो है कि भी समाहित करने की या इनको लेने की आवश्यकता है नया क्लासिफिकेशन बनाने में। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे इसमें आगे हम। कहता क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस, कहता अंडरगोन सेवरल चेंजेस, कई सारे इसमें चेंजेस आते रहे। कैसे? बहुत सारे लोगों द्वारा क्लासिफिकेशन लाया गया। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की थी नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो इसकी भी चर्चा की थी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लासिफिकेशन इसमें लगातार लाए गए। और कहते हैं दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। प्लांट और एनिमल के जो किंगडम सिस्टम थे, जो नए वर्गीकरण बने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो नए जैविक वर्गीकरण बनाए गए, उसमें भी प्लांट और एनिमल जो है रहा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे उनको कैसे नए संघों में, नए नए संघ के रूप में रखा गया, इस पर भी लगातार जो है इसमें बदलाव होता रहा। कैसे? कहता है द नंबर एंड द नेचर ऑफ द किंगडम। इससे क्या हुआ कि जो नंबर था संघ का वो बढ़ता गया। जैसे पहले 2 ही था, एनिमेलिया था, प्लांटेई, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके नंबर और बढ़ते गए। दूसरे नए नए जो क्लासिफिकेशन बनते रहे। तो इसको हम और आगे हम समझेंगे इसको दूसरे और आगे एग्जाम्पल से। जैसे अब इसमें हम देखते हैं, एक आपका यहाँ लिखा हुआ है चार्ट है जिसमें लिखा हुआ है आपका 5 किंगडम्स।
तो ये क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम बनाया गया। अब इसको थोड़ा समझते कैसे ये आया और इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही। तो एक जैसे से दो किंगडम सिस्टम के बाद जब और किंगडम सिस्टम आते रहे, जैसे नेचुरल का आया, अभी से मैंने चर्चा की थी, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो है सिस्टम आते रहे। और इसमें एक जो है आर.एच. विटेकर साहब थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आर.एच. विटेकर 1969 में इन्होंने क्या दिया, प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 संघ वाला एक जो है वर्गीकरण इन्होंने दिया। और इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने नाम दिया, ये जो 5 इसमें किंगडम रखे उनके नाम अलग अलग रखे। एक था मोनेरा, दूसरा पोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटेई और पांचवा एनिमेलिया। तो इन्होंने 5 जो है ये नाम रखे, मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। अब ये था कि पांचों जो संघ बनाए गए थे, 5 जो वर्गीकरण के आधार पर 5 संघ बनाए गए थे, आखिर इसको बनाया कैसे आधार पर गया था। इसको किसी चीज को बनाने के लिए हमको कुछ जो है कि आपको पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल लें, भाई एक प्लांट एक ऐसा है कि जिसमें जो है केंद्रक अच्छे से विकसित है, ऐसा ऐसा जीव है। अरे एक ऐसा है जिसमें केंद्रक अच्छे से विकसित नहीं है, या फिर ऐसा ऐसा जीव है जिसकी शरीर केवल एक कोशिका बनी है, ऐसा जीव है जिसका शरीर जो है यानी बॉडी जो है कई सारी कोशिकाओं का बना है, यानी मल्टी सेलुलर है। तो इस तरीके से इसको जो है इसमें स्टडी किया गया। तो जब ऐसे जो पैरामीटर्स बनाए गए, जो पैमाने बनाए गए, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए, उसके तो वो उसके आधार पर जो है कि ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इसका तैयार किया गया। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पैमाने थे जिसके आधार पर इसको डेवलप किया गया, तो इसको अब हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लासिफिकेशन में जैसे एक नाम दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर है सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिका की संरचना कैसी थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर के निर्माण का संगठन क्या था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण का तरीका क्या था। रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन का तरीका क्या था। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये कहता है कि एक जीव कैसे जो है कि पुराने जो जीव पहले उत्पन्न हुए थे, उसके बाद जो नए जीव आज बने हैं, उनके बीच में कैसे संबंध है और कैसे पुराने जीवों से आज के नए जीवों का विकास हुआ। तो जब उसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन क्राइटेरियाज का, इन इंपॉर्टेंट जो है बिंदुओं का अध्ययन करके ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया था। मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। तो इसको थोड़ा और समझें। जैसा कि आपके सामने टेबल है, 5 किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने में। तो 5 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखी गई, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक दिया है सेल टाइप, यानी कोशिका का प्रकार क्या था। कोशिका का प्रकार क्या था, पहला आपका जैसे दिया है, जैसे आपका मोनेरा है, मोनेरा पहला संघ है। तो ये किस आधार पर बनाया गया, ऐसे जीव जिनमें की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रेजेंट थी, यानी जिसमें केंद्रक अच्छी प्रकार से विकसित नहीं था, ऐसी कोशिकाओं की जो है उसको जो है मोनेरा में रखा गया। दूसरा फिर इसके बाद रखा गया जैसे यूकैरियोटिक, पोटिस्टा में दिया गया, यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसमें ऐसी कोशिकाओं का जिसमें केंद्रक अच्छी प्रकार से विकसित था। फंजाई, इसमें भी जो ऐसे जीव थे उनमें भी कोशिकाएं यूकैरियोटिक टाइप थी, यानी कि अच्छी तरीके से केंद्रक विकसित था। प्लांटेई में भी इसी प्रकार की, और एनिमेलिया में। अब इसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, यानी कोशिका के ऊपर जो एक लेयर पाई जाती है। अगर एक कोशिका है, तो इस कोशिका के ऊपर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको हम ऐसे देखते हैं, ऐसे। तो जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये वाली आपकी कोशिका भित्ति किस प्रकार की थी, तो इसमें दिखा गया कि ऐसी कोशिका भित्ति थी जो कि नॉन सेलुलोजिक थी, यानी कि जो सेलुलोज की नहीं बनी थी या पॉलीसेकेराइड की नहीं बनी थी, और यानी कि ये सेलुलोज के अलावा कोई दूसरा पदार्थ था, और उसमें अमीनो एसिड भी मिला हुआ था। तो अमीनो एसिड भी जब उसमें मिला हुआ था, तो इस प्रकार से मिले हुए पदार्थ की एक विशेष प्रकार की जो है उसमें कोशिका पाई जा रही थी, और उसके आधार पर जो है ये क्लासिफिकेशन जो है इसमें किया गया था। इसको मोर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट कहता है इन सम
अब प्रोटिस्टा जैसे दूसरा दिया है, दूसरे में लिखेंगे, कहता है प्रेजेंट इन सम, कुछ में कोशिका भित्ति थी लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इसमें एक जीव थे जो कि उसमें जो है कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं। इस प्रकार से फंजाई है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित थी, लेकिन कौन सी, काइटिन की बनी हुई थी। एक इस विशेष प्रकार के पदार्थ की यानी कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है, और वह जो है कि ऐसे जीव जिनमें काइटिन कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऐसे जीवों को हम कवक वाले संघ में रखते हैं, यानी फंजाई वाले ग्रुप में रखते हैं। इसी प्रकार से प्लांटेई जो पादप वाला संघ था, उसमें जो है इनकी जो कोशिका भित्ति थी वह एक विशेष प्रकार के पदार्थ की बनी थी जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज अगर किसी में पाया जा रहा है इसका मतलब वो प्लांट से संबंधित है, यानी पादप से संबंधित है। और एनिमल जो थे उसमें किसी प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं थी। इसके आगे आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप जानते हैं किसी सेल के अंदर जो कोशिका पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, तो वह कोशिका जो है उस कोशिका के जैसे मान लो कोई एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है ये इसको बोलते हैं केंद्रिका झिल्ली, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी, चूंकि मोनेरा वाला प्रोकैरियोटिक था, हमने पहले ही बताया था कि इसमें जो है क्या होता है कि न्यूक्लियस अच्छी तरीके से विकसित नहीं होता, इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती थी, इसमें अपसेंट होती है। लेकिन प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं जिसमें यूकैरियोटिक वाला ये केस पाया जाता है, यूकैरियोटिक का, इसमें जो है केंद्रक अच्छी तरह विकसित होता है और ये केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। इस नाते सभी में जो है ऐसे जो दूसरे जो संघ थे, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटेई है, एनिमिलिया, इन सभी में जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित थी। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण जो है कि एक जो है प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड था। इसके बाद आप इसके आगे देखिएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शरीर के का स्तर क्या है, शरीर का संगठन क्या है। तो मोनेरा वाले जो संघ थे उसमें जितने भी जीव पाए जा रहे थे सभी सभी केवल एक कोशिका के बने थे, एक कोशिका के जीव तो थे, लेकिन इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं थी, इनमें जो है कि दूसरे प्रकार की जो है कि एक कोशिका भित्ति थी, और ये प्रोकैरियोटिक टाइप के थे, यानी कि जिसमें जो कि न्यूक्लियस अच्छी तरीके से विकसित नहीं था। प्रोटिस्टा वाले में भी एक कोशिका थे, लेकिन अंतर था, इसमें कोशिका भित्ति जो थी वो उपस्थित थी, और इसमें जो है कि आपका केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित थी, केंद्रक झिल्ली दोनों, और कोशिका जो थी वो जो आपकी थी उसमें न्यूक्लियस जो था केंद्रक अच्छे प्रकार से विकसित था। तो ये अलग प्रकार के हुए। फिर इसके बाद फंजाई में जब जाते हैं आप देखते हैं तो इसमें क्या हुआ कि मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए जीव थे, ठीक है। और एक उदाहरण में है एक कोश की भी आपका फंगस पाया जाता है, वो अपवाद के रूप में है, जिसको बोलते हैं हम ईस्ट, हिंदी में बोलते हैं खमीर, तो वह भी होता है। तो इस तरह के जो थे ये मल्टी सेलुलर टाइप के थे। इसके बाद जो थे जो उसके आगे पाए गए उसमें क्या था, एक इंपॉर्टेंट चीज टिश्यू पाया गया। टिश्यू को हम बोलते हैं हिंदी में ऊतक। टिश्यू होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक सेम काइंड की जो सेल्स होती हैं जो कि एक जैसी कोशिकाएं होती हैं, उनका समूह होता है और वो एक जैसा वो कार्य भी करती हैं, यानी सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन। तो उस आधार पर जो थे ऐसे जो संरचना पाई जा रही थी उसमें पाई जा रही थी, और ये प्लांट में दिखाई पड़ रहा था। और जब ये ऊतक जो होते हैं, टिश्यू होते हैं, जब टिश्यू भी कई ये जो है एक साथ समूह में पाए जाते हैं तो इनको बोलते हैं हम ऑर्गन या अंग बोलते हैं। तो इसमें दोनों तरह की चीजें पाई जा रही थी, इसमें जो टिश्यू भी थे और ऑर्गन भी थे। इसी तरह एनिमेलिया में टिश्यू भी पाया जा रहा था, ऑर्गन भी पाया जा रहा था, और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो टिश्यू तो आप जानेंगे कोशिकाओं का समूह होता है, एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा कार्य करते हैं। और जब कई सारे ऐसे टिश्यू या ऊतक एक साथ मिलकर पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गन, वो एक अंग का निर्माण करते हैं। और जो जब कई सारे अंग एक साथ मिल के एक सिस्टम में काम करते हैं, एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। तो यह जो महत्वपूर्ण गुण था वो एनिमेलिया में पाया जा रहा था। इसके आगे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। इसके आगे आप तो इसके बाद था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण का तरीका, यानी इन ऐसे जो जीवों को हमने वर्गीकृत किया था इनमें पोषण कैसे हो रहा था। तो एक तरीका है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, स्वपोषी, यानी कि ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो जो है कि ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में दो तरह के होते हैं, जो कि एक ऐसे होते हैं जो कि कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि जो केमिकल के आधार पर अपना भोजन बना सकते हैं, और दूसरे फोटोसिंथेटिक जो कि प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं। दोनों तरफ पाए जा रहे थे, यानी केमिकल से अपना भोजन बना रहे थे और एक जो है लाइट की उपस्थिति में। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। दूसरी कैटेगरी क्या थी, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वे अपना भोजन किसी अन्य से ग्रहण करते हैं या अन्य से प्राप्त करते हैं।
तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी कैटेगरी में जैसे सेप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक है। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो कि अपना भोजन किसी सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी डेड वाला जो मैटर, डिकेइंग मैटर होता है उससे प्राप्त करते हैं। और जो पैरा पैरासिटिक होते हैं वो किसी अन्य जीव पर वो जो है कि जाते हैं तो वहां पर अपना भोजन जो है कि वह जो है कि उससे किसी लिविंग बॉडी से प्राप्त करते हैं। तो एक बड़ी खास बात होती है। इसके बाद इसी तरीके से आप अगले संघ में देखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक होता है, स्वपोषी इसमें भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक दोनों कैटेगरी के होते हैं। फिर इसके आगे आप देखेंगे तो हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं उसमें आप देखेंगे ये परपोषी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक कहते हैं परपोषी, ऐसे जीव जो कि अपना भोजन किसी अन्य से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपके वो भी सेप्रोफाइटिक होंगे या पैरासाइटिक होंगे, यही बात सेम इसमें भी लागू होगी, या तो हेटरोट्रॉफिक होंगे या तो आपका, और हेटरोट्रॉफिक अगर होंगे तो ये इसमें जो है सेप्रोफाइटिक होंगे या तो पैरासाइटिक होंगे। लेकिन इस ग्रुप में क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, ये फंजाई वाला ग्रुप था जिसमें कि ये जो है कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये पूरे 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 हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब अगला वाला ग्रुप जो प्लांटेई का था, ये वाला प्लांटेई ग्रुप है। इसमें देखेंगे आप क्या है, सबके सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना सभी जो अपना जो भोजन होता है वो जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। एनिमेलिया में ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, किसी अन्य से ग्रहण करते हैं। इसमें जैसे एक है होलोजोइक है, होलोजोइक वो होते हैं जो कि भोजन को जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ग्रहण करके अपना भोजन प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। और एक होते हैं सेप्रोफाइटिक, जैसे कि वो सड़े गली चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपको समझने की मिली है। तो इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया थे इनको जो है कि इसमें स्टडी करने का प्रयास किया गया। 3 डोमेन सिस्टम, यहाँ पे एक नाम दिया गया 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। 3 जो है कि स्पेशल जो है ऐसे कह सकते हैं कि छोटे जो है कि संघों का या उपसंघों का एक जो है तंत्र भी बनाया गया था और इसको भी किसी साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था उसको आप जान लीजिए। उनका नाम था कार्ल, एक मिनट, कार्ल वुइस, WOESE, कार्ल वुइस। तो कार्ल वुइस ने जो है इन्होंने इसका नाम दिया था 3 डोमेन सिस्टम को और इन्होंने प्रपोज किया। तो इन्होंने कहा कि जो किंगडम था, आपके 5 किंगडम तो इन्होंने दिए थे, RH विटेकर ने नाम दिया था मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। कार्ल वुइस ने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और जो बचे हुए थे अन्य जो जीव थे, क्योंकि अन्य जो जीव थे आप बताया गया था कि अन्य जीव कौन कौन से थे, अन्य जीव कौन से थे आप ध्यान देखिए यहाँ पर। बाकी जो बचे हुए थे वो सभी के सभी क्या थे आपके, क्योंकि ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक था और इसके बाद के सारे सारे क्या थे यूकैरियोटिक, तो इनको अलग कर दिया गया। तो यानी कि जीवों को स्पेशली जो है 2 स्पेशल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, 2 स्पेशल कैटेगरीज में डिवाइड गया कार्ल वुइस द्वारा। कैसे इन्होंने किया, इन्होंने किया क्या कि जो ऑर्गेनिज्म थे, सारे ऑर्गेनिज्म, अब एक हम बात कर लेते हैं की बात कर लेते हैं, सारे सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इनको इन्होंने क्या किया कि जैसे कि एक ग्रुप तो आपका बता ही दिया हूं मैंने कि एक था आपका प्रोकैरियोटिक, कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। और दूसरा वाला जो था आपके सब क्या थे, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये बात थी। तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा था हमारा, अभी आपने पढ़ा था कौन सा, मोनेरा, कौन सा पढ़ा था, मोनेरा। मोनेरा में जितने ऑर्गेनिज्म थे सभी के सभी प्रोकैरियोटिक थे। और यूकैरियोटिक वाला जो ये था, इसमें खास बात क्या थी कि इसमें आपके कई नाम थे, आपको अभी आपने पढ़ा था आर्च विटेकर वाले में। एक आपका था कौन सा, प्रोटिस्टा था, एक क्या था आपका फंजाई, एक कौन सा था आपका प्लांटेई, थोड़ा राइटिंग पे आप मत जाइएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा, प्लांटेई, और एक कौन सा था एनिमेलिया। तो ये सभी क्या थे, एनिमेलिया।
तो एनिमेलिया हो गया, प्लांटेई हो गया, फंजाई हो गया और प्रोटिस्टा, ये सभी यूकैरियोटिक थे। लेकिन जो मोनेरा था, तो आप देखिए इसमें समझने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो मोनेरा वाला जो, तो यहाँ से आप देखिए कि इसमें ये जो डिवाइड किया गया, तो मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? ऐसे ऐसे कर दिया। मोनेरा वाले सभी प्रोकैरियोटिक थे। इसमें एक का नाम रखा गया, ध्यान समझेंगे, एक का नाम रखा गया आर्केया। आर्केया कैसा था? ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप था। ऐसे बैक्टीरिया जो कि सबसे स्टार्टिंग में, शुरुआत में, बिगिनिंग जब लाइफ ओरिजिन हुई थी तब ये स्टार्ट हुए, तब ये बने थे। तो इस तरह की जो ऐसे जो एक कोश की जीव थे, एक कोशिका वाले, और जिनमें केंद्रक अच्छी प्रकार से विकसित नहीं था, इनको रखा गया आर्केया में। दूसरी एक कैटेगरी और रखी गई जिसको कहा गया, नाम दिया गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो एक ये अलग से, तो यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से 6 जो है किंगडम आपके इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो एक जो आपकी कैटेगरी रखी गई आर्किया, अलग से रखा गया, ये आर्किया था। और बैक्टीरिया वाले ग्रुप को ही हम किस में ले आते हैं? इसको हम ले आते हैं आपके, इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको लिखेंगे मोनेरा। क्या लिखेंगे? मोनेरा। तो यानी प्रोकैरियोटिक जो थे आपके, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए आपकी। स्पेशली दे आर डिवाइडेड इनटू 2 important categories. They are divided into 2 categories. How are they are? One is your prokaryotic into archaea and the bacteria. तो archaea जो था आपका, ये अलग से किंगडम बना, और दूसरा जो बैक्टीरिया जो ऐसे थे जो कि अलग टाइप के बने, जो कि इनसे थोड़े से अलग चेंज थे, जिनमें कि कुछ कैरेक्टर्स जो थे डिफरेंट थे इनसे, आप किससे? आर्किया वाले ग्रुप से। तो ये जो थे इनको अलग सीक्वेंस में रखा गया। तो ये ग्रुप बना मोनेरा का, बैक्टीरिया वाला, एक हुआ आर्किया का, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के किंगडम का निर्माण किया गया। इसको और थोड़ा हम डिटेल में चर्चा हल्का सा कर सकते हैं कि जो मोनेरा में जो ये जो ग्रुप डिवाइड किया गया था, इसमें खास बात क्या थी कि एक स्पेशल टाइप का इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है, आपका आरएनए पाया जाता है। तो एक स्पेशल टाइप का इसमें जो है कि आरएनए का कैरेक्टर पाया जाता है, जिसके आधार पर वो सीक्वेंस जब देखा गया तो इस आधार बनाया गया। जैसे कि आर्किया में खास बात क्या होती है, इसको आप जानते रहें तो आपके लिए आसान रहेगा। एक होता 60S आरएनए, ये 60S टाइप का आरएनए जो था, ये आर्किया ग्रुप में पाया जा रहा था, जो कि बैक्टीरिया वाले ग्रुप में नहीं था। इसीलिए इन दोनों को सेपरेट किया गया। इस आधार पर जो है इस किंगडम का निर्माण किया गया। इस तरीके से एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किस प्रकार से निर्माण हुआ, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट जो है आपके वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम अगले सेशन में इसको कवर करेंगे। और आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।